नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को बिहार में उतार दिया, जबकि महागठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी नहीं है। इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक पर बिहार में समाजवादी पार्टी के नेता उतरकर बैटिंग कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2027 का डर समाजवादी पार्टी को सता रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियां बिहार में वोटरों का दिल जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में खतरे की घंटी बज जाएगी और असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा देंगे। अफजाल अंसारी ने सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 70-80% मुसलमान जहां पर हैं, वहीं से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जितने विधायक देश भर में हैं, उतने विधायक उनके परिवार में हैं। तो आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दूं। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। बटेंगे अगर हमारे वोट तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए नया फ्रंट। बिहार से उत्तर प्रदेश तक शुरू हुई अखिलेश बनाम ओवैसी की जंग। मुस्लिम नेताओं की बिहार लैंडिंग, सीमांचल में किसका जोर? बिहार में मुस्लिम वोटर्स का असर हमेशा से निर्णायक रहा है। साल 2020 के चुनावों में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन के एमवाय समीकरण को तहस नहस कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाते बनाते चूक गई। ये दर्द तेजस्वी आज तक नहीं भूले। इस बार भी ओवैसी ने 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, खासकर किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में। उनकी रणनीति साफ है, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर फोकस। डेप्यूटी सीएम फेस को लेकर ओवैसी अपनी रैलियों में तेजस्वी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा, दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। मुस्लिम बहुल सीटों पर तेजस्वी वर्सेस ओवैसी की लड़ाई में अखिलेश यादव ने नया फ्रंट खोल दिया है। अखिलेश ने अपने मुस्लिम सांसदों को मोर्चे पर लगाया, जो उत्तर प्रदेश से बिहार लैंड करने के साथ ही ओवैसी पर हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बाद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने रोहतास में आरजेडी प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में रैली की और ओवैसी फैक्टर का तोड़ निकालने के लिए उन पर जमकर निशाना साधा। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों को हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर 100% मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है, पर्चा भरवा देगा। और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके, रमजान के महीने में शहरी में उनके जहर मिलाकर के खिला दिया।
उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में। मुस्लिम वोटर्स को साधने की जंग उस वक्त शुरू हुई जब अखिलेश की सांसद इकरा हसन ने ओवैसी पर सीधा हमला बोला था, जिसके जवाब में ओवैसी ने अखिलेश यादव की दुखती नस को इतनी जोर से दबाया कि पूरी पार्टी छटपटा उठी। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। कोई आकर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे, अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 विधानसभा सीटें हैं। इन्हें साधने के लिए तेजस्वी ने अखिलेश से मदद ली और समाजवादी पार्टी की मुस्लिम ब्रिगेड को चुनावी रण में उतार दिया। इसे देखकर यही लग रहा है कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में अब ये जंग ओवैसी बनाम महागठबंधन की हो गई है। और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? इसी काम के लिए उनको भेजा गया है। यहाँ जहाँ भी जाते हैं वो यही काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताया जाए। तो यहाँ भी आके वो अगर जानते हैं कि अगर मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा तो हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण होगा, तो इसी पर्पस के लिए उनको भेजा जाता है। और इसीलिए वो तमाम देश के हर राज्यों में वो जाते हैं चुनाव से पहले और वहाँ जाकर ये काम करते हैं। बिहार से शुरू हुआ ये प्रयोग 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिख सकता है। चूंकि अखिलेश नहीं चाहेंगे कि यूपी में मुस्लिम वोटर्स का बिखराव हो और ओवैसी अपनी जड़ें जमाएं। अगर 2020 की तरह ओवैसी एक बार फिर से कमाल बिहार में करते हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी दावेदारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी और अब अफजाल अंसारी, ऐसा लग रहा है कि बिहार को समाजवादी पार्टी यूपी वाली सियासत की नजरिए से देख रही है और समाजवादी पार्टी को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर मुसलमानों का वोट बिहार में बिखर गया तो फिर उत्तर प्रदेश में भी बिखर सकता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत 2027 चुनाव से पहले इस वक्त जो बिहार में चुनाव हो रहा है वहां झोंक रही है। आज इसी पर बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर MRM के हमारे साथ हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर MIM के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और फाजिल अहमद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब, चुनाव बिहार में है लेकिन आप लोग ताकत ऐसे लगा रहे हैं जैसे 2027 के चुनाव में आप लोग खड़े हैं। हाँ, मतलब बीजेपी से पूछ के ताकत लगानी थी या प्रचार करने के लिए पहले पीएमओ से परमिशन लेनी थी, या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जिनके जहाज उड़ रहे हैं 40-40 मंत्री, उत्तर प्रदेश से 100 से ज्यादा विधायक वहां प्रचार कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। मगर समाजवादी पार्टी के लोग बिहार जाकर प्रचार नहीं कर सकते। उसके लिए शायद एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग भूल गए थे, आपने याद दिला दिया है। अभी राकेश त्रिपाठी से परमिशन ले लीजिएगा कि प्रचार कर सकते हैं कि नहीं। क्या मतलब है इस बात का कि इतने लोग, इकरा हसन समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रचार कर रहे हैं? जैसे भाजपा नहीं प्रचार कर रही है, अपने सारे मंत्रियों को वहां लगा दिया है कि वोट मांगो भाई, और आप इस भरोसे हैं कि वो ऐसी कुछ वोट काट ले तो जीत जाए। अरे भाई, अपने काम पे वोट मांगिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपना रिपोर्ट कार्ड दें
इस चक्कर में ना बैठे कि ओवैसी कुछ वोट काट ले तो वहां जीत जाएंगे, इसी सहारे बैठे हो इतने दिनों से आप, इसी सहारे। और पिछली बार यही हो गया था। लोग समझदार हैं, उनको पता है कि क्या करना है। और ओवैसी साहब की भी पार्टी, उनका अधिकार है, वो भी वोट मांग रहे हैं, हम भी वोट मांग रहे हैं, बीजेपी भी वोट मांग रही है, सब लोग वोट मांग रहे हैं। ये तो जनता का अधिकार है। लेकिन किस तरीके से एक लकीर खींची जाए हिंदू मुसलमान की, आप लोगों का कुल जमा मकसद यही रहता है कि वो लकीर को और गाढ़ी करते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, और हम उस लकीर को मिटा रहे हैं। अफजाल अंसारी साहब ने कहा कि मैं वहां से जीत के आता हूं जहां पर 70%, 80%, 90%। तारिक खान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लड़िए इसी जगह से जाकर। जी ठीक है तारिक खान जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो आपके जो नेता बिहार में प्रचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट मत दीजिए क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है अगर उनके नेता जीत भी जाते हैं। तो आपकी कौन सी सरकार बनने जा रही है बिहार में जो आपके नेता उतरकर बिहार में कह रहे हैं कि हमको दीजिए वोट? जी जी जी, आपकी समझदारी को मैं सलाम करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता जाकर बिहार में कहें कि एमआईएम को वोट दे दो या कहें कि राकेश त्रिपाठी को वोट दे दो, क्यों कहेंगे? हम तो अपने गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। और एक बात है, आप कितने ताकतवर हैं, आप किन किन स्टेटों में लड़ते आए हैं, भाई जब जनसभा में खड़े होंगे तो यही सब तो बताएंगे। भाई जनसभा में कोई खड़ा होता है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कट्टा बंदूक ये वो, तो सामने वाले पे प्रहार ही तो करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग जाए वहां प्रचार करें? बिहार में आपके कितने उम्मीदवार हैं बताइए? तारिक खान जी, बिहार में कितने उम्मीदवार हैं आपके? असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में प्रचार कर रहे हैं, अगर मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, तो समझ में आता है कि उनके उम्मीदवार खड़े हैं। आपके कितने उम्मीदवार खड़े हैं? आपको किस बात का डर लग रहा है? आपको 2027 का डर क्या सता रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार में मुसलमानों का वोट बिखरा तो उत्तर प्रदेश में भी बिखर सकता है? हम मानते हैं कि हम भारत की सबसे छोटी पार्टी है, लोकसभा में हमारे एक भी सांसद नहीं है, और इस छोटी पार्टी की, निहायत ही छोटी पार्टी, सी जर्रा बराबर पार्टी को एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। हम मानते हैं इस बात को। लेकिन कुछ हमारे साथी जो विचारधारा समाजवाद की वहां लड़ रहे हैं, हम उनको लड़ा रहे हैं। इस छोटी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुचलने वाले लोग हैं, राकेश त्रिपाठी जैसे लोगों द्वारा कुचले हुए लोग हैं। तो हम चले जाने के लिए तैयार हैं, बैठे, आप कुचलिए हमको। आप इतने सालों से कुचलते आए और कुचलिए, मगर हमें कैंडिडेट नहीं था। हम लोग गरीब लोग हैं भैया, बहुत गरीब लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन गरीब लोगों के पास इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, आपको जवाब देना चाहते हैं? राकेश त्रिपाठी आपको जवाब देंगे? रुपए नहीं है बड़े भाई हम लोगों के पास, नहीं 5,000 करोड़ रुपए की हम लोग वहां जाकर पैसा खर्चा करें और पैसा देके कैंडिडेट खड़ा करें। वैसे तो कायदे में एमआईएम के नेता को आपको जवाब देना चाहिए। तारिक खान कह रहे हैं, और आपसे जो मैंने सवाल पूछा उससे ठीक है, बोलिए राकेश त्रिपाठी जी, बोलिए। देखिए, तारिक खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुचले गए हैं। समाजवादी पार्टी का उदय भी हो सकता है, तारिक खान राजनीति में नए नए आए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का उदय तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण हुआ था ना। ये समाजवादी पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव की राजनीति का उदय, मुलायम सिंह यादव की राजनीति का उदय, ये सारे उदय तो कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ हुए थे ना। उसी कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन के साथ आज वहां चुनाव लड़ाने के लिए गए हैं। भाई 2023 में जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, जब अखिलेश यादव जी कमलनाथ के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे, तब तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, इंडी गठबंधन जो है वो राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, वो लोकसभा चुनाव के लिए रखा गया, आम चुनाव के लिए रखा गया। राज्य के चुनाव में तो कहीं इंडी गठबंधन काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आपका यह तर्क बेहद खोखला है कि आप इंडी गठबंधन के लिए वहां वोट मांगने गए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मुहावरा जो है ना, ये समाजवादी पार्टी पे फिट बैठता है। और ये सवाल अपने आप में अपनी गिरेबां के अंदर झांक कर पूछना चाहिए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो चाहते थे कि पार्टी का विस्तार हो, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े और जीत कराए, और जीत भी रहे थे। बिहार में आपका प्रभाव हो गया था समाजवादी पार्टी का, मध्य प्रदेश में प्रभाव हो गया था, कर्नाटक तक में, गुजरात तक में जाके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, जब से अखिलेश यादव जी ने पार्टी पर कब्जा किया, तब से समाजवादी पार्टी लगातार छोटी होती चली गई। और आज कैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला जाकर दीवाना हो रहा है। ये सारी पीड़ा की वजह से है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, कैसे मुसलमानों को डराया जाए और मुसलमानों को कैसे वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक रखा जाए। लेकिन चलेगा नहीं। आज देश का मुसलमान अपने आप को महसूस कर रहा है कि उसके हक हुकूक भी जो है
वो किसी से अलग नहीं है। उसके लिए भूख वैसी ही है जैसे किसी हिंदू के लिए है, उसके लिए भी सुरक्षा का एहसास वैसा ही है जैसा किसी हिंदू के लिए है। और आज इस मानकों पर आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग राज्यों में हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज गठबंधन की सरकारें हो, हमने आज सरकारों ने डिलीवर करके दिखाया है, सुशासन स्थापित करके दिखाया है। और इसीलिए आपकी मजहब परस्ती की राजनीति आज पूरी तरह से पीछे ढकेल रही है, पीछे हट रही है। और इसी नाते आप परेशान हैं, लेकिन आप परेशान रहिए तारिक खान, बहलाने की कोशिश करिए। मैं बिहार का मतदाता बहलाने वाला नहीं है। और इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। जवाब ले लीजिए। देखिए, जब आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के विरोध में त्रिपाठी जी, आप बिहार सोच रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, वो भविष्य को देख रहे हैं। बिहार में उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, इसलिए शायद इतनी मशक्कत हो रही है। तारिक खान साहब, आप जवाब देना चाहते हैं राकेश त्रिपाठी जी को? 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में मैं बनी थी, जनता पार्टी बनी थी, उसमें आप भी साथी में थे साहब। और आपके दर्द को मैं नमन करता हूं, जो आपका प्रेम है समाजवादी पार्टी के लिए। मैं आपको तो आमंत्रित करता हूं, आइए ज्वाइन कर लीजिए कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को इतना व्याकुल है, नेताजी के प्रति इतना प्रेम है, जिनके मुंह से नेताजी के लिए तमाम विष गिरते हुए मैंने खुद सुना है, देखा है। आज उनके मुंह से और उनकी वाणी से समाजवादी पार्टी के लिए जो प्रेम टपक रहा है, उसको मैं लपेट के अपने सीने में रखे ले रहा हूं। आपको जब आगे आप डिबेट में मिलेंगे मुझको और समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे, तब मैं वापस करूंगा जो प्रेम आपने आज दिखाया है कि बन जाए सब नेताजी का सपना, बन जाए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। ये प्रेम को मैं नमन कर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। मोहम्मद फैज खान साहब, हम तो बेगानी शादी में अखिलेश दीवाने हो रहे हैं, या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि बिहार में अगर वोट बटा इस चुनाव में तो 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हावी हो जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, और समाजवादी पार्टी जो एमवाई का समीकरण लेकर चलती है, उसको इस बात का डर सता रहा है कि एम अलग हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यानाथ भैया, ओवैसी साहब से हम लोगों का सैद्धांतिक मतभेद रहता है, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया है हमने उन्हें सैल्यूट किया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया विश्व के सामने, हमने उनको सैल्यूट किया। और आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इस तरीके से ओवैसी साहब ने नग्न कर दिया है कि जैसे पीके के पोस्टर में आमिर खान के हाथ में कम से कम रेडियो तो होता है, अब ये समाजवादी और तेजस्वी लोगों के हाथ में वो रेडियो भी नहीं रहा है जो कहते थे हम मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, हम मुसलमानों का विकास चाहते हैं और बीजेपी मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। आप देखिए, एक मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी यदि बढ़कर आगे आ रहा है और मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं, तो लगातार ये ओवैसी साहब पर हमला कर रहे हैं। इकरा हसन को उतार दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को उतार दिया, यहां उनके प्रवक्ता बैठकर ओवैसी साहब को कोस रहे हैं, उधर मुख्तार अंसारी का भाई ओवैसी साहब के बारे में अब शब्द कह रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुसलमानों को दरी बिछाने वाला समझते हैं, जैसा ओवैसी साहब ने कहा, वोट बैंक समझते हैं, उनको इंसानी नहीं समझते, एक प्लेट बिरयानी देकर खरीद लो ये समझते हैं। अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात आई है तो इनको लग रहा है कि बिहार में यह प्रयोग सफल हो गया यदि, तो उत्तर प्रदेश में यह स्थिति होगी और दोबारा ये लोग कभी आने वाले नहीं है। और फिर बीजेपी का आप डर बार बार क्यों दिखा रहे हैं भाई? बीजेपी ने मुसलमानों का क्या नुकसान किया है? आरएसएस ने मुसलमानों का क्या नुकसान किया है? यही ना कि समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मुसलमानों को एक गुंडे के तौर पर पेश किया और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों को एक शिक्षाविद के रूप में पेश किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में पेश किया, आरिफ मोहम्मद खान साहब के रूप में पेश किया। और बीजेपी और संघ परिवार की विचारधारा ने, आप देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर से कहता हूं, इन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल भी नग्न कर दिया है। अब यह कहने लायक नहीं है कि मुसलमान हमारे हैं और हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, बिल्कुल ये झूठ बात थी। और फिर मैं कह रहा हूं, आप सचमुच में चाहते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मिले तो ओवैसी साहब की पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में मिलाना बंद करो। 5 विधायक जीत कर आए थे, उनको प्रलोभन देकर, भय देकर आपने अपनी पार्टी में मिला लिया
तो ये हरकत बंद कीजिए। और फिर से कहता हूं, ओवैसी साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की इकरा हसन अपने आप को मुस्लिम यदि कहती है तो भाई सपोर्ट करो ना। क्यों अपने अखिलेश यादव के चमची बनकर तुम घूम रही हो और एक मुस्लिम लीडरशिप का विरोध कर रही हो? ऐसे तो खुद को बड़ा मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं। एक्सपोज हो चुके हैं विद्या भैया, ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है फैज खान साहब, ओके। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, क्या आप लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दिया, इसीलिए बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी को ट्रेलर दिखाई देने लगा? और 2027 में क्या होगा, इस बात से अखिलेश यादव इतने परेशान अभी से हो गए हैं कि अपने बड़े बड़े नेताओं को एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद उतार रहे हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानाथ साहब। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक में किसने सेंध लगाई थी, हम उसकी पोल खोल रहे हैं। हम उन मुसलमानों को बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके वोटों की खैरात पर सत्ता पाई और सत्ता पाने के बाद आपके ऊपर शोषण करने का काम किया, हम उन मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम उन मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं जिनके लिए इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आज इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो। और इससे सबसे बड़ी स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है ना, सिर्फ कटोरा लेकर के खड़े हैं। कभी तेजस्वी के आगे कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, कभी जो है अखिलेश यादव जी के सामने खड़े। तो कांग्रेस का तो अस्तित्व ही लगभग समाप्ति की ओर है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी को बात करनी है ना मुसलमानों की, अगर उनके हित की बात करनी है तो ये आवाज भी तो उठानी चाहिए। तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए ना कि पिछले इतने वर्षों से आपको मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमान इतने गुर्बत में क्यों हैं? इकरा हसन साहिबा को यह भी पूछना चाहिए ना कि क्या ये स्वतंत्र रूप से मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं? आज अगर ये सत्ता में है, अगर ये एमपी है, तो ये खैरात पर है, मुसलमानों की खैरात पर ये सांसद बनी हुई है। अफजल अंसारी साहब कह रहे हैं, अफजल अंसारी साहब व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। इस देश के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दर्द को उन्होंने कभी बयां नहीं किया। आज आप यहाँ पर सब लोग बैठे हैं ना, पूरा पैनल बैठा है, अफजाल साहब का एक भी आंदोलन दिखा दीजिए जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रहा हो। आज ये किसकी गोद में बैठे हैं? समाजवादी पार्टी की गोद में। समाजवादी पार्टी की डिप्पल साहिबा को किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ये बदनाम करते हैं या किस तरह की भाषा है, आज उनकी गोद में बैठ करके सांसद बने हैं। अब्बास अंसारी साहब की भाषा को सुन लीजिए, किस तरह का बयान दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। नहीं है पवन राव जी, पवन राव जी, इस बात में तो दो राय नहीं है ना कि आप लोग वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर 70 और 80% मुसलमान हैं। विद्यानाथ साहब ये बताइए, आप अगर देश की पार्टी है, हैदराबाद से निकलकर बिहार महाराष्ट्र तक जा रहे हैं, तो आप लोगों को उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहिए जहां पर मुस्लिम आबादी कम है। हाँ, इसका जवाब सुन लीजिए ना, ये लोग क्यों नहीं आए थे जब हम मुसलमानों की आवाज को उठा रहे थे? ये लोग आज जब चुनावी जो बैठक की तरह जो बात कर रहे हैं ना, टक की बात कर रहे हैं, ये तब क्यों चले जाते हैं जब चुनाव नहीं रहते हैं? अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा और कोई नहीं सुनेगा। हम उन लोगों की आवाज पहले बनना चाहते हैं जो शोषित है, वंचित है, जिनका मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता में आते हैं। हम उन सीटों का चुनाव करते हैं ना। 243 में से हम 29 सीटों पर लड़ रहे हैं ना। 214 पर हमने इंडिया अलायंस को दे दिया है ना। है इतना साहस तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हरा करके दिखा दे। 214 सीटें बची हुई है ना, इनको केवल 122 सीटें चाहिए। इनको हम 90 सीट लाने नहीं देंगे। इंडिया अलायंस को इस बात को तय कर लीजिए। जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया है, उनके वोटों की खैरात पाना चाहते हैं, इनको हम जमीन की धूल चटाने का काम करेंगे। हमको एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, हमको एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे जब हम उनकी आवाज देना चाहते हैं। नहीं, अब जवाब दे लीजिए। ठीक है सर, ओके। तारिक खान आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले फाजिल अहमद, ये वहां जाकर एक सेकंड तारिक भाई आ रहा हूं आपके पास। तारिक भाई आ रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। फाजिल अहमद जी, आप पवन राव जी की बातों से सहमत हैं? देखिए विद्यानाथ भाई, आपकी डिबेट जब से शुरू हुई है, 3 आदमी एक भाषा बोल रहे हैं। फैज खान भी वही, राकेश त्रिपाठी और एमआईएम के प्रवक्ता।
ये तीनों की एक ही भाषा है। अरे भैया इतना मुसलमानों की चिंता है तो कह रहे हैं फैज खान की भाजपा ने किया। अरे हमारी मस्जिद शहीद कर दी, पूरे छाती पर चढ़ करके हमारे दौड़ दिया, हमारे इस्लाम पर हमला, मुसलमान पे हमला, हमारी मस्जिदों पे हमला, हमारी ईदगाहों पे हमला। और कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे? और कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे? फाजिल भाई, सवाल इस बात का है बाबर क्या आज वैसी कौन सी मस्जिद शहीद कर दी? ये कह रहे हैं एमआईएम बाबरी को मस्जिद कहना बंद करो भाई। एमआईएम आपने ढांचा था, अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये बार-बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही पर नए प्रवक्ताओं को जब आप बैठा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मस्जिद नहीं गिरी थी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मस्जिद गिरा दी गई थी। हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद स्टे था उस पर। अरे विषय क्या है, उस विषय पे कहा कि हाई कोर्ट की कोई औकात नहीं है, मस्जिद गिरा के रहेंगे। देख लीजिए अभी क्या बोल रहे हैं कि ढांचा है, दुनिया ने उसे मस्जिद कहा, ये ढांचा कह रहे हैं। और अब इतना और जुल्म, कितना जुल्म मुसलमानों पे करेंगे आप लोग, कितना जुल्म करेंगे मुसलमानों पे? और सुन लीजिए, अभी एमआईएम के प्रवक्ता विद्या भाई कह रहे थे 5,000 मंदिर तोड़े गए थे, आओ हम स्वेच्छा से मिलकर काशी और मथुरा का मंदिर भी अपने हिंदू भाइयों को सौंप दें। आप दलाली कर रहे हैं, मंदिर तोड़े गए थे, काशी और मथुरा का मंदिर भी अपने हिंदू भाइयों को हम झुकने वाले नहीं है। आप लोगों ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान या फाजिल अहमद यजीद को देखा है, एक सेकंड फिरौन को देखा है, डिबेट डिरेल हो रही है। यजीद और फिरौन को देखे हैं। यहाँ पर हिंदुओं के फैज खान साहब रुक जाइए, फाजिल अहमद एक सेकंड, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी रुक जाइए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आप जो एजेंडा लेकर आए हैं वो एजेंडा मत चलाइए डिबेट में। फाजिल अहमद नो, फाजिल दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज को डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज को डाउन कर दीजिए। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी जी, आप बोलना चाहते हैं बोलिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा। फाजिल अहमद भाई, बाबर आपका कौन लगता था? क्यों हर डिबेट को, हर मुद्दे को आप बाबरी मस्जिद से जोड़ दे रहे हैं? बाबर मेरा वंशज है, हम लोग बाबर की डीएनए में हैं। बाबर हमारे देश का एक महान शासक था, उसने इस देश को अखंड भारत बनाया। पहले छोटे छोटे राजा, दरभंगा के राजा, कोई बनारस का राजा, कोई अवध का राजा, इन सबको संगठित करके बाबर ने अखंड भारत का निर्माण किया। आप कैसे भूल सकते हैं बाबर को? बाबर हमारे डीएनए में है, हमारा। चले जाइए जहां से बाबर आया था वहीं। हम लोगों ने इस देश पर, बाबर जहां से आया था वहीं चले जाइए। काम किया। आप यहाँ बाबर मानसिकता के लिए जगह नहीं है फाजिल अहमद, नहीं है। अगर बाबर आपका वंशज था, पूर्वज था, तो आप चले जाइए। आप अगर उनके वंशज हैं और बाबर आपका पूर्वज था तो आप चले जाइए बाबर जहां से आया था वहीं, क्योंकि बाबर लुटेरा था, वो भी बाबर लुटेरा था, हत्यारा था, मंदिरों को तोड़ने वाला था, मंदिरों को तोड़ा उसने, मस्जिद बनवाई उसने। और अगर आप बाबर के वंशज हैं तो चले जाइए वहां जहां से बाबर आया। फिर मैं कह रहा हूं डिबेट को डिरेल मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पर आप अगर बोलना चाहते हैं फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, अभी सुन लीजिए, वो विवादित ढांचा ढह चुका है, वहां मंदिर बन चुका है, बात आगे बढ़ गई है। अब आपके रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, जमीन मिली हुई है। आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनानी है तो वहां आप मस्जिद बना सकते हैं। सुनिए, हम समझ गए आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। नहीं, मैं आप डिबेट डिरेल नहीं करने दूंगा, मैं आपकी डिबेट नहीं सर सुनिए। फाजिल अहमद भाई मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, छोड़ दीजिए, रुक जाइए। तारिक खान सुनिए ना, अभी एमआईएम सर क्या बोल रहे थे? डिबेट को डिरेल मत कीजिए फाजिल अहमद, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। औरंगजेब को किसको जीतने देंगे? बाबरी मस्जिद थी नहीं, हरा देंगे, मंदिर तोड़कर वहां पर ढांचा खड़ा किया गया था। जिताएंगे। और अगर मंदिर तोड़कर कहीं पर कोई ढांचा खड़ा कर दिया जाता है तो मुसलमान भी उसे मस्जिद नहीं मानते हैं। आप सही मायने में बाबर के वंशज ही हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप वहीं चले जाइए जहां से बाबर आया था। आपको आप मुबारक हो, रुक जाइए। हम लोग नहीं किसी को जिताएंगे। जब दुश्मन का जब तलवार, तारिक खान साहब, फाजिल अहमद की आवाज को कम कर दीजिए। तारिक खान, आप पवन राव अंबेडकर की बातों का जवाब देना चाहते थे, प्लीज डाउन कर दीजिए फाजिल अहमद के ऑडियो को। तारिक खान साहब बोलिए। देखिए, पवन साहब ने 10 बार मुसलमान 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 बोला। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है या बिहार की राजनीति है, ये मिले जुले वोटर्स की है, जहां पर सभी धर्म जाति के वोट रहते हैं, वोटर्स रहते हैं। समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिलता है,
लोकसभा में और 12-14 ही % मुसलमान है। बहुत सा वोट आपको भी मिलता है मुसलमानों। लेकिन ये जो अलगाववाद की सोच है, जिस सोच ने पाकिस्तान का उदय कराया, उस सोच को आप इतना आगे मत बढ़ाइए इस तरीके से। ये जिन्नावादी सोच है। यहां पर गरीब की बात करिए, दलितों की बात करिए, पिछड़ों की बात करिए, अति पिछड़ों की बात करिए, नौकरी की बात करिए, और उसमें जो जुल्म और जाति मुसलमानों पे हो रही है उस पर भी बात करिए। लेकिन ये जो पीडीए में एजेंडा पार्टी क्या चला है? रही है, इसको विद्यानाथ बंद साहब करिए। से पूछ लीजिए, पीडीए में इससे क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के जो क्या है? आरएसएस का एजेंडा है उसके अलंबरदार बनते हैं, उसका झंडा लेकर पीडीए में आरएसएस क्या है, के जरा एजेंडे को बता आप दें। आगे चलते हैं। ये आपका काम नहीं है। आप गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज उठाइए। देखिए आपको वोट मिलता है नहीं मिलता है, अच्छा वोट मिलेगा आपको, ये मेरी राय है आपके लिए। लेकिन तारिक खान इस साहब, एजेंडे के साथ तारिक खान साहब, जब प्रदेश अध्यक्ष मुसलमानों से मेरे आप जिले में वोट आता है, मांगते मैं हैं बहराइच से आता तो हूं, आप मुसलमानों की कहता है कि आवाज बन समाजवादी जाते हैं, पार्टी को हरा देंगे। आप उनके हिमायती हो जाते हैं और ओवैसी मांगते हैं। एक सेकंड, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं बाहर से डिबेट कर रहा हूं। तारिक खान साहब, मेरे सवाल अगर आप सुन रहे हैं, आप मुसलमानों का वोट मांगे तो आप उनके हिमायती, और ओवैसी मांगे तो विलन हो जाते हैं, वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। कैसे सर? नहीं, सबका वोट मांगे, सबका। हम तो सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मांगते, और मुसलमान वोट किसी की जागीर भी नहीं है, ना इनकी है, ना मेरी है, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है। अरे तो क्यों परेशान सबके लिए है? मांगे ना। क्यों परेशान है? आज तक दलितों की बात नहीं परेशानी की, किस आपने आज बात तक की है? पिछड़ों की बात नहीं, आप क्यों नहीं करते हैं बात? और मैं उन्हीं मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि इन सरकारों में जुल्म हो रहे हैं, मगर क्या जुल्म पिछड़ों पे नहीं हो रहे? क्या जुल्म बैकवर्ड पे नहीं हो रहे? क्या जुल्म गरीबों पे नहीं हो रहे? क्या नौकरी नहीं मिल रही है? ये बात आपको कभी उठाते हुए नहीं देखा। आप जब जाते हैं आप वहीं से शुरू, और ये बातें आपकी ये दिखाती हैं कि आप जो झंडा लिए हैं वो आरएसएस के एजेंडे का है, 100 साल पुराना। आपको इससे दूर होना चाहिए। आपको भी लोग वोट देंगे अगर जब आप समावेशी विचारधारा में अपने आप को लेकर आएंगे। झा साहब, ठीक है, ओके, बोलिए पवन राव जी, बोलिए। झा साहब, पार्टी इसके बाद आपके पास ये बातें देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। पीडीए का ये नारा लेकर के आए, आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ए का मतलब क्या है। कभी बताएंगे अल्पसंख्यक, कभी बताएंगे आदिवासी, कभी बताएंगे अगड़ा। तो ये आज तक इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। हराने वाले हैं उस पर। अरे इनसे तो बात ना कराइए भाई, इनको तो कुछ पता होता है नहीं, बेवजह की डिस्कशन कर रहे हैं। आप हराने वाले हैं इंडिया गठबंधन को। चांद कराइए ना। फाजिल अहमद, रुक जाइए, आप बाबर के वंशज हैं सर, बाबर के वंशजों के लिए यहाँ जगह नहीं है, रुक जाइए। आप वहां जाइए जहां से बाबर आया था। 2022 में मुसलमानों, अगर आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो मैं आपसे सवाल भी करूंगा, आप उसका जवाब भी दीजिएगा। अगर आप बाबर के वंशज हैं, बाबर आपका पूर्वज था, तो सर वहां जाइए, वहीं डिबेट कीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं वापस आऊंगा। पवन राव जी बोलिए। झा साहब, अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की इतनी चिंता होती ना, तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पिछले 10 सालों से ज्यादा से हो रहा है, उनके साथ खड़ी नजर आती। इनके जो सांसद विधायक हैं वो भी जो है समाजवादी पार्टी के नतमस्तक हैं, उन्होंने मुसलमानों के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई। आपने इमरान साहब का जो है स्टेटमेंट सुना ना, कि क्या उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस अगर मुझसे कहेगी कि ये करो तो मैं वो करूंगा, मैं कांग्रेस का गुलाम हूं, और मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्मों का हम कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो समाजवादी पार्टी आज तक ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है कि मुसलमानों का हित ये कैसे करेंगे। मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, अगर ये मुसलमानों की बात नहीं करते तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा? जब हम मुसलमानों की गुर्बती की बात करते हैं, उनके साथ शोषण की बात करते हैं, तब ये इनके ऊपर जो है दर्द होता है। ठीक है सर, ओके। राकेश त्रिपाठी। देखिए, मुस्लिम वोटों के लिए जो सारी छटपटाहट है ना, ये छटपटाहट केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका असर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये बात सबने महसूस की है कि मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर केवल अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने यूपी में किया और आरजेडी ने बिहार में करने का काम किया। इनके पोस्टर बॉय शहाबुद्दीन हो सकते हैं, ओसामा हो सकते हैं, इनके पोस्टर बॉय मुख्तार अंसारी हो सकते हैं और अतीक अहमद हो सकते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर ऐसे ऐसे चेहरे खड़े किए जिन्होंने सर्वाधिक शोषण मुसलमानों का किया है।
मुसलमानों के रहनुमा बनने के नाम पर इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया, ये मुसलमान महसूस कर रहा है। और आज केंद्र की तमाम योजनाओं से जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है उसमें किसी जाति मत मजहब का कोई भेद नहीं हुआ है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं और बार बार ये तारिक खान हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करते हैं ना। आखिरकार मुसलमानों के भीतर की जातियों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? क्यों आखिरकार वहां शेख और पठान के तुलना में आज वहां अंसारी की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों आज वहां जो अति पिछड़े हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों जो मुसलमानों के भीतर दलितों की जिंदगी जीने वाले हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों मुस्लिमों के भीतर जो शोषण है उस शोषण की बात नहीं करते हैं? मुसलमानों को जानबूझ करके एक वोट बैंक बना करके रखो, उनको भाजपा से डराते रहो, ये रणनीति अब चलने वाली नहीं है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मुसलमान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करते हुए दिखा रहा है। इसीलिए ये छटपटाहट है और विशेष करके मुस्लिम महिलाओं का वोट तो आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत समर्पित होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिप्लाई करो। ठीक है, ओके सर। फैज खान साहब, बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहां पर जातीय राजनीति होती रही है, लेकिन धर्म की राजनीति यानी धार्मिक राजनीति के आधार पर बिहार में वोट नहीं हुए हैं या कभी कभार हुए होंगे तो वो एक आध उदाहरण हो सकते हैं। क्या इस चुनाव में बिहार में समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश कर रही है? और क्या समाजवादी पार्टी ये भी देख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों के नेता बन जाते हैं बिहार से तो फिर उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है और अफजाल अंसारी से लेकर खुद अखिलेश तक असदुद्दीन ओवैसी और इकरा हसन तक असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले रहे हैं? जी देखिए विद्या भैया, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार में हमेशा जातिगत राजनीति के आधार पर ही लोग वोट मांगते रहे हैं, धर्म के आधार पर कभी किसी ने वोट नहीं मांगा है। उसका रीजन यह है कि मुसलमान कभी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक ही नहीं रहा। इन लोगों ने बंधुआ मजदूर समझा हुआ था मुसलमानों को, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आलू का पैसा दिया जाता है खरीदने जाओ बाजार में, टमाटर का पैसा देते हैं और सब्जी भाजी का पैसा देते हैं, लेकिन धनिया और मिर्ची मुफ्त में मिल जाती है। तो बाकी जातियों को तो इन्होंने पेमेंट किया यानी कि महत्व समझा, लेकिन मुसलमानों को धनिया मिर्ची की तरह फ्री में ले लिया और उनको जो महत्व, जो गरिमा, जो सम्मान देना था वो नहीं दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से हो यह गया है कि मुसलमान भी अब एक बड़े फेस के रूप में दिख रहा है, राजनीतिक अधिकार मांग रहा है, सामाजिक अधिकार मांग रहा है, तो इनके सीने पर अचानक से सांप लौटने लग गया। अरे भाई, अब तक तो हम जाति राजनीति करते रहे और मुसलमानों को खाली बंधुआ मजदूर बनाकर वोट लेते रहे, अब ये ओवैसी साहब कहां से आ गए? ये तो मुसलमानों को कैंडिडेट भी बना रहे हैं और जिता के भी ला रहे हैं, 5 सीट जिताकर भी लाई। तो ये खतरा इनको लग रहा है, इसीलिए तथाकथित अपने मुसलमान, तथाकथित ये मुख्तार अंसारी के भाई जो हो गए, इकरा हसन जो हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी जो हो गए, और इमरान प्रतापगढ़ी तो दल बदलो, उसकी कविता उठाकर देखो, अकबरुद्दीन ओवैसी पर उसने कभी कितने कसीदे गढ़े थे, मैं अकबर बोल रहा हूं, मैं अकबर बोल रहा हूं। आज वो उन्हीं के विरोधी हो गए, यानी कि जहां से इनको टुकड़ा कुछ मिल जाएगा वो कांग्रेस में चले गए। तो भैया, विद्या भैया, आपका बिल्कुल सही कहना है कि अब ये लोग जातिगत राजनीति से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर गए और बहुत ओछी और छिछोरी राजनीति पर उतर गए हैं। ऐसी राजनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। मैं ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इनको और नग्न कीजिए, बिहार की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारिए, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारिए, निश्चित रूप से ये नग्न होते जाएंगे। एक्सपोज कर दिया है, सेकेंड टाइम कह रहा हूं। ठीक है सर, साहब ठीक है, बोलिए फाजिल जी, बोलिए। झा साहब, ये है कि जिस तरह से हम कहते आए हैं कि समाज, देखिए विद्या भाई, MIM के प्रवक्ता जब से बोले एक बार भी इन्होंने भाजपा की कोई बात नहीं उठाई। अरे आप मुसलमानों की MIM के प्रवक्ता को सिर्फ कांग्रेस में बुराई दिखती है, आरजेडी में बुराई दिखती है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस की बात उठाई, तमाम OBC, SC, ST, आदिवासी सब लोग तड़प रहे हैं, समस्याओं का अंबार देश में लगा हुआ है। बताएंगे? अरे तो जरा भाजपा की भी आलोचना कर दीजिए, थोड़ा भाजपा की भी। एक एक करके कोई आवाज नहीं। फाजिल भाई, आपको दुख इस बात से नहीं है कि आपके पेट में खाना नहीं है,
आपको दुख इस बात से है भाजपा की भी कि किसी और के खाने में कोई और खा तो रहा। कमी होगी भाजपा में। एमआईएम थोड़ा भाजपा की भी बुराई कर दे। आखिर मुसलमानों से भाजपा को इतनी नफरत क्यों है? इतना थोड़ी सी बुराई आप समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की भी कर लीजिए। सवाल ये कि एमआईएम को थोड़ी सी बुराई की भी आलोचना करते, एक लाइन ज्यादा नहीं, एक लाइन ही कर दे। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि अरे उनको करने दीजिए ना, आप अपनी बात कहिए। फासिल अहमद, वक्त क्यों जाया करते हैं? फासिल अहमद, वो क्या कह रहे हैं, वो किसके पक्ष में कह रहे हैं, उसका जवाब आपके पास क्या है वो बोलिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों फील्डिंग करते हैं कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की? ये आपका मन है ना? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी या कांग्रेस अच्छी है तो आप फील्डिंग करते हैं उसके लिए? कांग्रेस वाले कटोरा लेकर के बिहार में खड़े हैं, उनकी कौन सुनने वाला है? अरे कौन सुनने वाला है? पीके ने इतनी तकलीफ बढ़ा दी है, इतनी तकलीफ बढ़ा दी है कि ये लोग ओवैसी साहब को ले उठा लिए, ओवैसी साहब के सहारे जीतना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इतना परेशान कर दिया इन लोगों को, प्रशांत किशोर की परेशानी ने इतना परेशान कर दिया कि ये लोग ओवैसी पार नहीं होगी। ये मुसलमान समझता है इस बात को, कोई मुसलमान बच्चा। चलिए, बार बार आप फ्रीज हो रहे हैं, बार बार आप फ्रीज हो रहे हैं। आपका नेटवर्क जा रहा है। आपका नेटवर्क दुरुस्त रहेगा अगर आप अपने आप को मूलतः हिंदुस्तानी समझेंगे। फाजिल अहमद, अगर आप अपने आप को बाबर का वंशज कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये नेटवर्क आता जाता रहेगा। आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। बाबर ने आकर कोई ढांचा बना दिया और उसको लोगों ने गिरा दिया क्योंकि वहां पर मंदिर था और कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यहाँ मंदिर बना सकते हैं आप, तो उस पर